नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इन डेप्थ प्रोग्राम में हम बात करेंगे पेरू में हो रहे प्रोटेस्ट्स की, वहां के लोग क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहां के 2 घंटे के बने एक तानाशाह की, वहां की पहली महिला राष्ट्रपति जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुई थी, उनको लेकर के क्यों इतने प्रोटेस्ट्स हैं, और क्यों पेरू जो कि एक बहुत अमीर देश माना जाता है, वहां की गरीब जनता पेरू की सड़कों पर उतर आई है। उसके कारण क्या है, निहितार्थ क्या है, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है, इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बात किन, आज हमारी जो विषय वस्तु होगी बात करने की वो क्या होगी। तो पहले संदर्भ देखेंगे, फिर विवाद देखेंगे, और फिर विवाद के विपक्ष में एक मत देखेंगे। कुछ लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट जबरदस्ती के हैं। तो क्या ये वाकई जबरदस्ती के हैं या लोग अपने मन से सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें कोई समस्या है, और फिर लोग चाहते क्या हैं। और आखिर में देखेंगे एक प्रश्न जो हमें जो हम पूरी चर्चा करेंगे उसको हम समराइज कर सकें उसके अंदर, और कहीं यूज कर सके अपने मेंस के एग्जाम में या प्रीलिम्स में, उसकी कुछ ऐसी जानकारियां जो हमारे काम की हो। ये संदर्भ है। इंडियन एक्सप्रेस में आज ये खबर प्रकाशित हुई है, लुकिंग एट द पेरू प्रोटेस्ट्स, व्हाई डू पेरुवियंस वांट देयर न्यू प्रेसिडेंट टू रिजाइन। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनी थी और अभी कुछ दिनों में ही इनके लोगों ने कहा कि आप सत्ता छोड़िए। क्या कारण है, और वो तानाशाह कौन है जो सिर्फ 2 घंटे के लिए बना है। शुरू करते हैं। पहले पेरू देख लेते हैं कहां पर है। ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहां पर ये पेरू है, ये पेरू की सीमा है, ये समुद्र है, और यहां पर देखिए चिली है, बोलीविया है, और ये ब्राजील है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है। तो आप अगर प्रीलिम्स के लिहाज से देखते हैं कि प्रीलिम्स में कोई इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो पेरू की स्थिति पर बन सकता है। वहां नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ पूछ सकते हैं, उसके इर्द गिर्द के सारे देश पूछ सकते हैं, समुद्र पूछ सकते हैं, नियरेस्ट जो अमेरिका से देश है वो पूछ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप इनका ध्यान रखिए। पेरू दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब देखते हैं विवाद क्या है। विवाद देखने से पहले वहां की जो कांग्रेस है, जो वहां की संसद है, उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। 130 कुल सदस्य हैं, और आप देखेंगे कि किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी में कोई भी पार्टी है नहीं। पॉपुलर फोर्स 24, पेरू फ्री 15, और इस तरीके से पॉपुलर एक्शन वगैरह वगैरह करके इंडिपेंडेंस में लाके बहुत सारे ऐसे दल हैं, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो साथ मिलकर सरकार में हैं। तो कितना दबाव रहता होगा, कितने प्रकार के समझौते करने पड़ते होंगे, ये आप एक बार कंटेक्स्ट समझ लीजिए, और फिर हम करते हैं आगे बात। तो बात कहां से शुरू होती है। ये पहले राष्ट्रपति थे इनके, जो अभी दीना बोलवार्ट हैं, उनसे पहले पेड्रो कैस्टिलो नाम के व्यक्ति जो थे वो राष्ट्रपति थे। तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखिए। ये दोनों व्यक्ति मेन कैरेक्टर हैं आज की हमारी कहानी के। तो होता क्या है कि 7 दिसंबर को जो ये व्यक्ति हैं पेड्रो कैस्टिलो, ये पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर आते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी कांग्रेस को भंग करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इनकी कांग्रेस अपने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला रही थी, उनको इम्पीच करना चाहती थी, उनको अपने पद से हटाना चाहती थी। और पद से क्यों हटाना चाहती थी? क्योंकि संसद को लगता था, कांग्रेस को लगता था कि 17 महीने का जो उनका राज है, जो उनका कार्यकाल है, उसमें वो नैतिक रूप से अक्षम है, और भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगाए गए थे। और 6 ऐसे केसेस थे जो उन पर पेंडिंग है, उन पर करप्शन के आरोप थे। इसके अलावा भेदभाव, धोखाधड़ी, इस प्रकार के अनेक आरोप उन पर चल रहे थे। और संसद का मानना था कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर सरकार में रहेगा या सरकार का मुखिया खास तौर पर होगा तो वो उनकी देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है, और उनकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था उनके देश को। तो इन्होंने क्या किया, ये आए पहले, सबसे पहले टीवी पर आए। इन्होंने टीवी पर बोला कि मैं अपनी संसद को भंग करता हूं। इसके साथ साथ उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के साथ साथ उन्होंने जो जुडिशरी में जो जांच चल रही थी उसके विघटन के आदेश दे दिए, ताकि उनकी जो जांच है वो पूरी ना हो पाए, और वो आपातकालीन शक्तियों के तहत डिक्री द्वारा शासन कर सकें। और कब तक शासन कर सकें? जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते। और पेरुवियन जो लोग हैं, वहां की संसद है, वहां के जो कुछ विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि वो तब तक राज करना चाहते थे इस नियम के तहत जब तक वो ऐसा करना चाहते हैं। हो सकता है कि जब तक वो उनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक ये राज चलता रहता और नए चुनाव कभी होते ही ना। तो संसद का ये मानना था कि उनके ऐसा करने से पहले, आपातकालीन शक्तियां उनके हाथ में आने से पहले, महाभियोग उन पर चला दिया जाए और उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाए, और एक नई प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, नई राष्ट्रपति इंस्टॉल कर दी जाए।
हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उन पर ऐसे प्रयास किए गए, 2 बार पहले भी उन्हें इम्पीच करने का प्रयास किया जा चुका है। तब भी प्रोटेस्ट होते थे और बहुत लोगों का मानना है कि ये इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी ये झूठ है, वो आगे बात करेंगे हालांकि। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था और लगातार उनको हटाने के प्रयास किए जा रहे थे। और इस बार जब उन्होंने 7 तारीख को ये सारा प्रकरण किया तो लोगों ने कहा कि बहुत हुआ, अब संसद के लोगों का मानना है कि आप सत्ता से बाहर होइए, और उनको इम्पीच कर दिया गया। ये सारा प्रकरण होने से पहले, यानी कि उनके टीवी पे आने से पहले और उनके इस प्रकार के आदेश जारी करने से पहले भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तस्करी के आरोप लगे। और जब वो 7 तारीख को टेलीविजन पर आए और जो ये घोषणाएं करी, उसके बाद धीरे धीरे उनके सारे साथियों ने, जो कैबिनेट से थे और विपक्ष के जो थे, जो उनको सहयोग कर रहे थे, उन्होंने, इसके अलावा जुडिशरी से लोगों ने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। आर्मी ने उनके खिलाफ बयान दे दिया कि ये जो इनका एक्शन है इसे हम नहीं मानते हैं। और पुलिस के जरिए भी ऐसे बयान दिए गए जो लोगों का कहना है कि विपक्ष के जो साथ थे उनकी वजह से दिए गए थे। और पूरे देश ने इनको एक तरीके से, जो पूरा देश कहने से मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और इनका महाभियोग जो चल रहा था, जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस पार्लियामेंट में चल रही थी, इनके कांग्रेस में चल रही थी, उसको पूरा कर लिया गया और इन्हें हटा दिया गया। अब जब इनको इम्पीच कर दिया गया था तो इनके मंत्री, पुलिस, सेना, राजनीतिक सहयोगी, वो सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने के साथ साथ इन्होंने समझा कि ये भागकर मैक्सिकन दूतावास में शरण ले लेंगे। इन्होंने जैसे ही भागने का प्रयास किया, इन्हीं के मंडली में से जो इनके सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने गलत सिग्नल देके या किसी प्रकार से गुमराह करके इनके सिग्नल्स को उन्हें थाने पहुंचा दिया। उनकी कार को मैक्सिकन दूतावास में नहीं पहुंचने दिया। और जैसे ही उन्हें हिरासत में लिया गया, इसके बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, रेबेलियन का मुकदमा भी चलेगा, जो इन्होंने भड़काया है पूरे देश के अंदर। और कांग्रेस ने बहस नहीं की, बल्कि इनको सीधे भारी मतदान से बोला कि आप बाहर चले जाइए, और इनको आउटसेट कर दिया। उसके बाद ये कहाँ है अभी? ये बारबाडिलो नाम की एक जेल है, जहां पर, जो लीमा के बाहर है, आउटस्कर्ट्स में स्थित है, वहां इनको रखा गया है। और इतना ही नहीं, 1992 में पेरू में ही एक ऐसे ही व्यक्ति थे, एक पूर्व राष्ट्रपति थे उनके, जो 84 ईयर्स के हैं अभी, जिनका नाम है एल्बर्टो फुजीमोरी। तो एल्बर्टो फुजीमोरी ने भी इसी प्रकार के प्रयास किए थे आज से पहले भी, जैसा इन्होंने किया कि देश की संसद को भंग कर दें और आपातकालीन शक्तियों के तहत अनंत काल तक राज करते रहें, तानाशाही कर दें, तख्ता पलट कर दें। लेकिन जैसे इनको हटाया गया, तो अभी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, कैस्टिलो को हटाने के बाद जो उस वक्त उनकी उपराष्ट्रपति थी, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। बोलवार्ट उनका नाम है, दीना बोलवार्ट, जो अभी पेरू की राष्ट्रपति हैं, जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट दीना बोलवार्ट के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, दरअसल वो कैस्टिलो के खिलाफ हो रहे हैं। और कैस्टिलो को लोग कहते हैं कि आप इन्हें रीइंस्टॉल करिए। बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि आप इनको, जो दीना बोलवार्ट है, इनको भी इंस्टॉलेशन में मत रखिए, आप इनको भी हटाइए। 2026 में इनका टर्म खत्म होना था। किसका? कैस्टिलो का। कैस्टिलो को इंपीच कर दिया गया। अब लोगों का कहना है कि 2026 तक वेट मत करिए, नए इलेक्शन करवा दीजिए तुरंत। इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे थे फुजीमोरी की, फुजीमोरी ने जब ये प्रयास किया था तो उन्होंने भी इसी प्रकार के से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, और वो भी इसी जेल में बंद हैं। इस जेल में फुजीमोरी जो है वो बारबाडिलो जेल में ही बंद है। तो दोनों नेताओं को एक जगह बंद कर दिया गया है, एक जैसे उनकी करतूतें पाई गई हैं। और लोगों का कहना है कि ना तो हमें दीना बोलवार्ट चाहिए, ना ही कैस्टिलो चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए नए इलेक्शंस के थ्रू जो कम भ्रष्ट हो और तथाकथित रूप से अभी इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं साबित नहीं हुए हैं। तो आगे देखते हैं। इन्होंने कैद करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, पत्रकार जो थे उनको सेंसर करना शुरू कर दिया, जो उनके न्यूज़पेपर्स थे उनको तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी, और एक छत्र राज ये चाहते थे, और कर भी गए 1 दशक तक। कौन? फुजीमोरी। लेकिन जो फुजीमोरी ने किया था वैसा काम कैस्टिलो कर नहीं पाए, और जो नहीं कर पाए तो वहां के एक स्थानीय पत्रकार का ये कहना था कि ये 2 घंटे के तानाशाह थे। यानी कि जैसे ही इन्होंने टेलीविजन पर अनाउंस किया कि मैं अपनी संसद को इम्पीच करना चाहता हूं या उसको भंग करना चाहता हूं और खुद तानाशाह बनना चाहता हूं, उसके 2 घंटे बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो 2 घंटे के ये तानाशाह इस तरीके से बने, और अभी जो इन पर जांच जारी है, तो कहना है कि ये शायद बच पाएं, ये शायद ना बच पाएं। हालांकि पेरू के बहुत सारे लोगों का, जो गांव देहात के लोग हैं, उनका समर्थन इनको हासिल है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दरअसल जो कैस्टिलो हैं वो वहां के आम जन के, गरीब व्यक्ति के
एक तरीके से कहें कि झंडा बरदार हैं और वहीं से निकल करके आए हैं, खुद एक टीचर रहे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे थे ये, और वहां से निकलकर अगर ये राष्ट्रपति बने हैं तो निश्चित तौर पर सब लोगों के लिए एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है। लेकिन अब क्या हो रहा है पेरू के आसपास, जो उसके सहयोगी देश हैं या पड़ोसी देश कह लीजिए, तो अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया और मेक्सिको, इनका कहना है कि हम बोलुआर्ट को राष्ट्राध्यक्ष नहीं मानेंगे, हेड ऑफ द स्टेट नहीं मानेंगे, हमें इस व्यक्ति के साथ, कैस्टिलो के साथ ही हमें व्यवहार करना है और वही आपके हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो तमाम तरीके की अब इसमें चीजें शामिल हो गई हैं। पहला कि लोग आपके खिलाफ हैं, आपके राष्ट्रपति के खिलाफ हैं। दूसरा कि जो आपने दूसरा राष्ट्रपति इंस्टॉल किया, जो पहली महिला राष्ट्रपति पेरू की थी, उसको भी लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये हमारी राष्ट्रपति नहीं है, और जो साथी देश हैं वो भी नहीं मानना चाहते। तो एक अजीब सा राजनीतिक संकट पेरू में विद्यमान है इस वक्त, और देखना है कि होगा क्या। लेकिन साथ साथ हमें विपक्षी मतों को देखना पड़ेगा। विपक्षी मत कौन से? यानी कि वे लोग जो इसे कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई ये जो कैस्टिलो हैं ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, और अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ एक नैतिक व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन जो जालसाजी है इनके खिलाफ, जो लोग इनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, जो पेरू की गरीब जनता के प्रतिनिधि को सत्ता से हटाना चाहते हैं, वो उसको वहां नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा नहीं रहे कभी। तो वो कहते हैं कि ये पेरू की गरीब जनता के खिलाफ एक विद्रोह है, उसको हटाने का, कि हम पेरू की गरीब जनता को कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे, उनके किसी व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनने देंगे। इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अनपढ़ किसान का बेटा था, खुद एक टीचर रहा, पहला प्रेसिडेंट बना इस प्रकार का कोई व्यक्ति, और अब आप उसको इम्पीच कर रहे हैं। पहले भी 2 बार प्रयास कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस का समर्थन उसको हासिल है। उसके खिलाफ जबरदस्ती आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। ये विपक्षियों का मत है। वो कहते हैं कि कैस्टिलो ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसा उनको दिखाया गया है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो, और वो खुद को नहीं सिद्ध कर पा रहे और अब जेल में वो हैं, तो ये क्या दिखाता है कि पेरू दरअसल 2 भागों में बट गया है। एक वो जो कैस्टिलो के साथ हैं, और दूसरे वो जो कैस्टिलो के खिलाफ हैं। और जो लोग कैस्टिलो के साथ हैं वो अब उन्हीं की पार्टी की नेता जो उनकी उपराष्ट्रपति रही, उनके भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि हम इस महिला को राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते। हालांकि उनकी छवि बेहतर है, गांव में अभी भी बेहतर है, देहात में अभी भी बेहतर है, क्योंकि पेरू बेसिकली एक देश अमीर है ऐसा कहा जाता है उसके बारे में, और वहां की जनता गरीब है। तो पैराडॉक्स है, इसे पेरुवियन पैराडॉक्स कहा जाता है। इसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर में। कांग्रेस में उसकी छवि कमजोर थी, इसीलिए शायद उनको बाहर कर दिया गया। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है इन प्रोटेस्ट्स के होने से, कि वहां का जो पेरुवियन पैराडॉक्स है, ये कहा जाता है कि देश तो अमीर है, जनता गरीब है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता होने के बावजूद पेरू में आर्थिक स्थिरता थी, जिसे पेरुवियन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो पेरुवियन पैराडॉक्स होने के बावजूद अगर वहां राजनीति इतनी अस्थिर है और फिर भी आर्थिक स्थिरता है, और फिर भी वहां की देहाती जनता, गांव की जनता, आउटस्कर्ट्स की जनता गरीब है, तो ये क्यों है? एक ऐसा प्रतिनिधि व्यक्ति आया जो शायद उनको और बेहतर जीवन देने के वादे करने के बावजूद एक बेहतर जीवन दे पाता, और उसको साजिशों के तहत हटा दिया गया। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं वो ऐसा ही मानते हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो व्यक्ति अनैतिक थे। अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला भविष्य में होगा, जब इलेक्शन होंगे। तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे बाद की बातें हैं, उन पर लगातार केसेस चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन नुकसान किसको हुआ? पेरू को। पेरू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वहां के इंपोर्ट्स की स्थिति खराब हो गई, और एक तरीके से जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था है वो विदेशी इन्वेस्टर्स पर निर्भर है। और धीरे धीरे अगर इसी प्रकार के प्रोटेस्ट लगातार जारी रहे तो वहां से विदेशी निवेशक निकल जाएंगे, और उनके निकलने से पेरू की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लोग क्या मांग करते हैं? लोग मांग करते हैं कि सबसे पहले तो आप नए चुनाव कराइए, 2026 तक मत ले जाइए। कैस्टिलो की जो टर्म थी, जो ऑफिशियली टर्म थी, क्योंकि अभी उन्हें 17 ही महीने हुए थे, तो उनका कार्यकाल 2026 तक बचा हुआ था। लोगों का कहना है कि 2026 तक वेट मत करिए। कैस्टिलो को हटा दिया गया है, उन्हें इम्पीच कर दिया गया है, बहुत अच्छा। आपने जो बोलुआर्ट नई आपकी जो राष्ट्रपति आई है, पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं, हम उनको राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो भी अपने आप में भ्रष्ट हैं, ऐसे उन पर आरोप है। तो आप उनको भी खारिज करिए, नए चुनाव कराइए, यथाशीघ्र कराइए। और बंदूक की गोलियां जो यूज की जा रही हैं, जो आप गन्स आम लोगों पर चला रहे हैं, उन्हें कम करिए। हम इस प्रकार की जो तानाशाही है वो नहीं सहेंगे, और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं।
तो क्या हुआ, जो रिटेलिएशन हुआ इसका एक असर ये हुआ कि बोलवाट जो भी राष्ट्रपति वहां की हैं, उन्होंने कहा कि 2026 में नहीं, चलिए 2024 में इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो वो अपनी राष्ट्रपति की टर्म से 2 साल छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन अभी देखना होगा किस प्रकार से आगे चीजें बढ़ती हैं। क्या बोलवाट को हटाया जाता है, पेरू की जनता क्या चाहेगी आगे, क्या वाकई वो हटेंगी नहीं हटेंगी, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप कितने कायम रहेंगे, कितने छूट जाएंगे, कैस्टिलो का क्या होगा, क्या वो भी फुजीमोरी की तरह वहीं जेल में रहेंगे या वापस आकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पेरू में बहुत ज्यादा टर्मोइल इस वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है और काफी तरीके से सहयोगी भी रहा है बड़े पावर्स जो हैं पूरी दुनिया के इर्द गिर्द उनका, तो महत्वपूर्ण होगा उसके सारी डेवलपमेंट्स देखना। प्रश्न देख लेते हैं आज का। राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता राज्य को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से समझौता करने पर मजबूर करती है, चर्चा करें। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति जब पॉपुलर होता है तो क्या वो लोकतांत्रिक तरीकों को अंगूठे की नोक पे रखता है या नहीं रखता है, और कैसे रखता है, क्या लोकतंत्र कमजोर होता है या मजबूत होता है। क्योंकि पेरू से जैसा उदाहरण देखा कि जो व्यक्ति पॉपुलर ज्यादा होगा वो तुरंत तानाशाह बनने का प्रयास करता है। तो क्या पेरू अपने लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे इनके उत्तर। तो आज की इन डेप्थ की हमारी चर्चा यहीं खत्म होती है। आपसे फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।